तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन से लड़ने के लिए वहां पर एक टकला मोंक आता है जो कि मोशन को आते ही चैलेंज करता है और अपनी ड्रैगन एलिफेंट पावर को यूज करते हुए उसे हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है, मगर उसके बावजूद भी वो मोशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि मोशन ने भी सेम स्किल्स को बिल्कुल परफेक्टली मास्टर कर लिया था। वो उस टकले को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद सिस्टर यू और उसका वो जूनियर वो वहां पर लड़ने के लिए उसके ऊपर नजर रखते हैं और कहते हैं कि ये लड़का जरूर किसी और सेक्ट से आया है, इसके पास बॉक्सिंग स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं और उसके साथ साथ ये स्वॉर्ड स्किल्स में भी बहुत अच्छा है। उसका वो जूनियर वो मोशन को मारने के लिए और उसकी पावर्स को टेस्ट करने के लिए उस पर अपनी दोनों स्वॉर्ड्स के साथ जाकर जैसे ही हमला करता है तो मोशन पीछे पलटकर उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, मगर लिंगर उससे काफी ज्यादा डर गई थी। वो बंदा जैसे ही दोबारा से हमला करता है तो इस मर्तबा मोशन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी दूसरी साइड उछाल देता है। इतने में उसे वहां पर उसकी बॉडी में वो टैटूज नजर आते हैं जिस पर लिंगर कहती है आखिर ये क्या है, तो मोशन कहता है कि मुझे इसमें एक ट्यान लुवो टावर नजर आया है। इस तरह का पैटर्न तो सिर्फ और सिर्फ लांग जूशू किंगडम के लोग ही बनाते हैं। मैंने इनके बारे में एक बुक में पढ़ा था कि इस तरह के वॉरियर्स के पास अलग अलग तरह की अज़ुर ड्रैगन स्पिरिट्स होती है और कुछ लोग तो इनमें से ड्रैगन वुल्फ स्पिरिट को भी यूज कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे अंदाजा हो रहा है ये बंदा अपने साथ एक वुल्फ स्पिरिट रखता है। तो लिंगर कहती है इसका मतलब ये है कि इसके पीछे इसका एक मास्टर भी है जो कि कहीं यहाँ पे छुपा हुआ है। और वो बंदा जैसे ही उन लोगों को मारने के लिए आता है तो मोशन फौरन से उस क्रिस्टल वॉल से नीचे कूद जाता है, तो वो वॉरियर भी उनका पीछा करता है और उनके पीछे जाते ही उनके ऊपर एक साथ ट्रिपल सोर्ड स्लैश अटैक कर देता है। लिंगर को लगा कि शायद वो उससे नहीं बच पाएगी, मगर मोशन उसे पकड़ते ही वापस से पीछे की तरफ पलटते हुए उन तीनों स्लैश अटैक से बचते हुए बाहर निकल आता है। मोशन यहाँ पर अपनी लेग टेक्निक को यूज कर रहा होता है जिसकी वजह से वो उस क्रिस्टल वॉल पर बहुत ही आसानी से मूव कर पा रहा था। ऊपर से वो बंदा जैसे ही अपनी सोर्ड थ्रो करता है तो मोशन उससे भी बचते हुए साइड पे हट जाता है। और दूसरी तरफ हमें सिस्टर यू को दिखाया जाता है, वो मोशन के स्किल्स को देख रही होती है और वो कहती है कि ये बंदा कोई लेग टेक्निक यूज कर रहा है, इसके लेग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अजीब से हैं। ये अपनी लेग्स के साथ एक ड्रैगन की तरह मूव कर रहा है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर उसे मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी ड्रैगन टेक्निक को भी यूज कर देता है, मगर उसके बावजूद भी वो मोशन का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। उल्टा वो अपनी एनर्जी को बहुत ही तेजी से कंज्यूम करता जा रहा होता है। मोशन के लेग स्किल्स इतने शानदार होते हैं कि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अभी भी जमीन पर ही चल रहा हो। उस वॉरियर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मोशन इतनी आसानी से उसके अटैक को कैसे डॉज कर रहा है, जबकि उस बंदे की अपनी स्पीड भी काफी अच्छी होती है। इतने में मोशन पलक झपकते ही उसकी सोर्ड के ऊपर आकर अपना पैर रखता है तो उस पर इतना ज्यादा वेट पड़ता है कि वो वॉरियर अपनी सोर्ड तक नहीं उठा पाता और अपनी दूसरी सोर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, जिस पर मोशन उसे एक और जोरदार पंच दे मारता है और अपने घुटने से वार करते हुए उसे हवा में ऊपर उछालकर एक सुपर किक के साथ उसका काम तमाम कर देता है। ये किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस बंदे के भी तोते उड़ जाते हैं और वो बहुत ही दूर जाकर उस क्रिस्टल वॉल के अंदर धंस जाता है। और मोशन को पता चल गया था कि ये अब दोबारा से खड़े होने के लायक नहीं रहा, तो वो उस खेल को खत्म करके वहां से जाने लगता है, मगर उसे फील होता है कि जैसे वहां पर कोई शख्स अब भी मौजूद है जो कि उस पर छुपकर नजर रख रहा है। वो लिंगर से कहता है कि तुम इस वॉरियर को कुछ पैसे दे दो क्योंकि इस लड़ाई में इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसकी इंजरीज को हील करने में इसे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो वो लिंगर उसे कुछ पैसे देती है और मोशन वहां से जाने के बहाने फौरन से गायब हो जाता है, जिस पर वहां पर बैठी सिस्टर यू डर जाती है कि ये लड़का अचानक कहाँ गायब हो गया। पर मोशन उसके बिल्कुल पीछे आ पहुंचा था, जिस पर उस लड़की को पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन अब एक्सपोज हो चुकी है और मोशन अब उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। ये देखते ही वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आप को बचाने के लिए वहां से दूरी बना लेती है, मगर मोशन वो अब भी उसे बिल्कुल हल्के में ले रहा होता है। मगर वो लड़की जब भागती है तो उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। ये देखकर मोशन कहता है कि इसके पास अच्छी स्पीड है, चलो देखते हैं कि ये आखिर कितना स्पीड भाग सकती है। मुझे इसके बारे में पहले से ही मालूम है क्योंकि इस तरह की टेक्निक तो क्लाउड गॉड रिकॉर्ड में मौजूद है। इतना कहने के साथ वो अपने बुचर नाइफ के साथ उसके अटैक को रोकते हुए उसे वापस पीछे धकेल देता है और उसका जैसे ही पीछा करता है तो वो लड़की बहुत ही स्पीड के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर मोशन की स्पीड भी काफी तेज होती है, जिसकी वजह से उस लड़की को अब काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि उस
उसे आइडिया ही नहीं था कि मोशन लेग स्किल्स को इस तरह भी यूज कर सकता है। जैसे जैसे वो लोग भाग रहे होते हैं तो वहाँ पर उन लोगों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। ये देखते ही वो लड़की, वो दोनों ही काफी तेजी से वहाँ से भागते हुए उन पत्थरों के ऊपर से भाग रहे होते हैं, मगर मोशन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक मौके पर मोशन अपनी स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वो लड़की उसे देख तक नहीं पाती कि मोशन कब और कहां से आकर उस पर हमला कर रहा है। इतने में वो उसे एक जोरदार किक मारते हुए बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे उस लड़की को काफी ज्यादा इंजरीज होती है और उसे पता चल पाता। इतने में ही मोशन उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और उस पर हमला करने के बजाय वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है, जिस पर वो लड़की भी डर जाती है कि शायद अब वो उसका काम तमाम कर देगा। और यहाँ पर वो सीनियर डिसाइपल भी कह रहा होता है कि ये लड़की बहुत बुरी तरह से हारने वाली है। इतने में मोशन अपने आप को पीछे धकेलते हुए उस लड़की के साथ वो खुद को एक दीवार पर दे मारता है, जिससे उस लड़की को वो दीवार के साथ चिपका देता है। तो युनशियन जब वहां पर आती है तो वो कहती है कि अरे सिस्टर यू कहाँ गई, वो अभी तो यहाँ पे मोशन के पीछे थी। और फिर वुई शोंग भी कहता है कि ये लड़का सच में एक मास्टर है, मगर मोशन उस लड़की के बारे में कहता है कि सीनियर सिस्टर, लगता है कि तुम्हारा फोकस सिर्फ अपने फिगर पर है, तुम्हें अपने स्टेप पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जब तक तुम अपने स्टेप्स को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर लेती तब तक तुम मेरे साथ मुकाबला कर ही नहीं सकती। मगर फिर वहां पर वुई शोंग आता है और वो कहता है कि ब्रदर तुम तो सच में लाजवाब हो, तुमने एक और फाइट इतनी आसानी से जीत ली। तो मोशन कहता है कि मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है, उम्मीद करता हूँ कि शायद यहाँ पर कोई और भी सीनियर आएगा और वो भी मेरे साथ फाइट करके मुझे कुछ सीखने में हेल्प करेगा। ये सुनकर वो सीनियर समझ जाता है कि मोशन उसकी ही बात कर रहा है और वो टकला फिर उस सीनियर से कहता है ब्रदर क्यों ना तुम भी जाकर दो दो हाथ कर लो। मगर वो सीनियर मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर उसकी वीकनेस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इस लड़के के बॉक्सिंग स्किल्स और किकिंग स्किल्स बिल्कुल फर्स्ट क्लास के हैं और इसकी स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक स्किल्स भी बहुत ही अच्छे हैं। यूँ समझ लो कि इसकी वीकनेस ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन है। पर वो जब तुम्हारे साथ फाइट कर रहा था तो उस वक्त मुझे इसकी बॉडी में एक हल्की सी वीकनेस नजर आई है। मगर फिर युनक्यू कहता है कि अच्छा तो फिर मुझे भी बताओ ना कि इसकी वीकनेस क्या है। इतना कहने के साथ अचानक से फिर वहां पर सेक्ट की बेल बजना शुरू हो जाती है, जिस पर वो सारे के सारे उस बेल की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां पर वो बेल पूरे के पूरे सेक्ट में सुनाई दे रही होती है, जिस पर सारे ही डिसाइपल्स परेशान हो जाते हैं कि शायद यहाँ पे कोई बड़ी मुसीबत आई है। और युनक्यू भी कहता है कि ये एक वार्निंग बेल है जो कि सिर्फ वार के टाइम पे ही बजाई जाती है। इसका मतलब ये है कि अकेडमी पर किसी ने हमला किया है। इतना कहने के बाद सारे के सारे डिसाइपल फिर एक एक करके सेक्ट के गेट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और हर तरफ लोग यहाँ वहां भाग रहे होते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं था कि उनका दुश्मन कौन है और कहां से आ रहा है, मगर वो लोग अपनी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। और मोशन भी अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर फौरन से टाई एकेडमी के गेट के बाहर जा पहुंचता है। उन्हें अपने सामने वहां पर दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं। उनके आसपास एक अजीब तरह का लाइफ एनर्जी ऑरा मौजूद होता है। वो लोग जैसे ही किसी चीज के पास से गुजरते हैं वहां पर लाइफ ग्रो होना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो सारे ही डिसाइपल्स चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हर एक चीज ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग किसी टाइची टाओइज्म से आए हैं, क्योंकि टाइची टाओइज्म ये दुनिया का सबसे बड़ा राइटियस टाओइज्म है। इसकी हिस्ट्री भी हजारों साल पुरानी है, मगर इनके बारे में कहा जाता है कि टाइची टाओइज्म के मास्टर्स वो कई हजार सालों से कुनलुन माउंटेन में आइसोलेशन में थे। मगर अचानक से ये लोग कैसे बाहर आ गए? और वुई शोंग कहता है ये लोग यहाँ पर आए ही क्यों हैं? इनका टाई एकेडमी में क्या काम है? वहाँ पर मौजूद वो एल्डर उन लोगों से कहता है कि मेरी जू एंड टाई एकेडमी दुनिया की सबसे पहली एकेडमी है। हमें पता चला है कि टाई एकेडमी यहाँ पे दुनिया के सारे जीनियस डिसाइपल्स को इकट्ठा कर रही है। मैं डान यानजी और मेरा ये डिसाइपल लिन शुआन यहाँ पर तुम लोगों से दो दो हाथ करने के लिए आए हैं। ये कहने के साथ ही वो लोग वहाँ पर एक यिन यांग फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि पूरे के पूरे सेक्ट को पूरी तरह से कवर कर लेती है और उस सेक्ट के दरवाजे को भी क्लोज कर देती है, जिससे वहाँ पे हर जगह अंधेरा हो जाता है। और बहुत सारे डिसाइपल ये देखकर डर जाते हैं कि ये लोग सेक्ट के गेट को बंद क्यों कर रहे हैं, कहीं ये लोग हमें इसके अंदर लॉक तो नहीं कर रहे। मगर फिर वहाँ पर 7 प्रिंसेस आती है तो वो कहती है कि ऐसा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कि मेरे इस किंगडम से ज्यादा नफरत करते हैं, ताकि वो लोग मेरी इस टाई एकेडमी की बेइज्जती करवा सके। पर मेरे यान कांगो सेक्ट को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। उसे वहाँ पर देखकर मोशन कहता है कि 7 प्रिंसेस तुम क्या कर रही हो? मगर वो प्रिंसेस उसे गुस्से से देखती है तो मोशन को याद आ जाता है कि
कि ये यहाँ पर इस वक्त एक लड़के के गेटअप में है, तो इसलिए वो उसे प्रिंसेस कहने के बजाय यूशु कहकर पुकारता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर वो यूशु कहता है कि मैं एक प्रिंस हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि टाई एकेडमी में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी दुश्मन हो तो उसे मैं खुद से आकर देखूं। ये लोग एक टाओइज्म से आए हैं और टाओइज्म दुनिया में सबसे बड़ा राइटियस सेक्ट होता है और ये दोनों लोग भी मुझे कोई मामूली लोग नहीं लग रहा है, इनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स है। अगर ये लोग यहाँ पर कुछ भी नुकसान पहुँचाते हैं तो फिर मुझे यकीन है कि बाकी के टाओइज्म भी फ्यूचर में हमारे साथ धोखा करेंगे और हमारे यान कांगो सेक्ट की रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। मगर मोशन कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग शायद कैपिटल पर कब्जा करना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये लोग यहाँ पर आकर कब्जा करना चाहते हैं, बल्कि इस सेक्ट से बाहर बहुत सारे ऐसे सेक्ट हैं जो कि यान कांगो किंगडम के कैपिटल को कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो लोग यान कांग सिस्टम को ही खत्म कर दें। अगर ये लोग यान कांग किंगडम पर हमला करते हैं तो फिर ये लोग नेशनल टीचर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इस वक्त ये कैपिटल बिल्कुल पीसफुल है और इस वक्त हर जगह बिल्कुल सन्नाटा है। आखिर ये लोग किसके लिए यहाँ पे लड़ना चाहते हैं? इंपीरियल मास्टर ही हैं जो कि सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। वो जानते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। वो दुनिया के जितने भी यूनिक स्किल्स है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और वहाँ पे खड़ा हुआ वो बंदा कहता है कि तुम्हारे नेशनल टीचर ने दुनिया के जितने भी स्किल्स हैं वो सारे के सारे अपने यंग मास्टर्स को सिखाए हैं। अगर तुम लोग मेरे इस डिसाइपल को ना हरा पाए तो फिर आखिर इतने रिफॉर्म्स करने का फायदा ही क्या? ये बातें सुनने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर उन लोगों को इनका चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर ये लोग इन्हें ना हरा पाए तो फिर फ्यूचर में सब लोग टाओइज्म को ही सपोर्ट करेंगे और कोई भी उन लोगों के यान कांग किंगडम को सपोर्ट नहीं करेगा। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर अचानक से एक एनर्जी आती है जो कि उस यिन यांग फॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देती है और हर जगह से वो अंधेरा खत्म हो जाता है। इतने में उस टाओइज्म मास्टर को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मास्टर अपीयर हो रहा है। वहां पे हमें उस नेशनल टीचर को दिखाया जाता है जो कि असल में मोशन का एंसेस्टर होता है। वहां पर आकर कहता है कि डान यांगजी तुम क्या चाहते हो? तो डान यांगजी कहता है कि डाओ ब्रदर मैं जानता हूँ कि तुम लोग वर्ल्ड ट्रेंड को फोकस करते हो। मैंने सुना है कि तुम लोग अपनी टाई एकेडमी के जरिए दुनिया के जितने भी यूनिक स्किल्स हैं उन्हें अपने सेक्ट में इकट्ठा कर रहे हो और जितने भी दुनिया में सेक्ट मौजूद हैं उन्हें तुम अपनी इंपीरियल एकेडमी के साथ रिप्लेस करना चाहते हो। यही वजह है कि एक टाओ मास्टर ने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं आप लोगों की टाई एकेडमी की क्वालिफिकेशंस देख सकूं और पता लगा सकूं कि आखिर आप लोगों ने इतने ज्यादा यूनिक स्किल्स को सीखने के बाद अचीव क्या किया है। मैं अपने टाओइज्म से अपने एक डिसाइपल को लेकर आया हूँ। ये यहाँ पर काफी दूर से चल कर आया है और उसने एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं किया है। ये काफी थका हुआ भी है। हम लोग अपने टाओइज्म्स को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ पर तुम लोगों को चैलेंज करने के लिए आए हैं। तुम लोगों में से कोई भी बंदा मेरे डिसाइपल को आकर चैलेंज कर सकता है। अगर तुम लोग मेरे डिसाइपल्स को हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हारी टाई एकेडमी के यूनिक स्किल्स को मान जाऊंगा और यहाँ से वापस चला जाऊंगा और दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आऊंगा। तो फिर वो नेशनल टीचर कहता है कि अगर हम लोग इस लड़के को ना हरा पाए तो फिर क्या? तो फिर डान यांगजी कहता है कि अगर तुम लोग इसे नहीं हरा पाए तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे रिफॉर्म्स करने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर तुम लोग हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर तुम लोग इस लायक ही नहीं होगे तुम लोग दुनिया के सारे यूनिक स्किल्स को इकट्ठा करके अपने पास रख सको, नहीं तुम लोग नेशनल टीचर कहलाने के लायक हो। ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सारे ही लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि ये बंदा तो सीधी सीधी धम के ऊपर उतर आया था। मगर यहाँ पर नेशनल टीचर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरे सारे के सारे डिसाइपल्स मेरी बात गौर से सुनो। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि मेरे जितने भी डिसाइपल्स हैं उनमें से कोई भी चाहे किसी भी लेवल का हो वो माउंटेन से नीचे जाकर इन लोगों को चैलेंज कर सकता है। उन लोगों की बातें सुनने के बाद वहां पे मौजूद युन क्यों कहता है कि आखिर इन लोगों की बातों का लॉजिक ही क्या है। ये लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग हार जाएं तो फिर हम लोग अपनी टाई एकेडमी के मास्टर्स को चेंज कर दें। वो अपने सीनियर ब्रदर से कहता है कि आपको इस मामले में लीड लेनी चाहिए क्योंकि आज हमारी टाई एकेडमी के ओनर की बात आ गई है। इससे पहले कि वो सीनियर जाता मगर वहां पर सिस्टर यू अपने जूनियर के साथ कहती है कि चलो देखते हैं कि ये लोग कितने ताकतवर हैं। ये कहने के साथ वो दोनों ही लिन शुआन
के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लिन चुआन उन्हें आते देखकर उनके पावर लेवल को नोट कर लेता है कि ये लोग सेकंड रियलम में हैं। मगर ये लोग इतने वीक हैं कि ये लोग खुद को सेकंड रियलम का कहलवाने के भी लायक नहीं हैं। वो फौरन से अपनी यिन यांग पावर का यूज करता है, जिसके बाद वहाँ पर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जिसका उन दोनों वॉरियर्स को पता भी नहीं चलता और वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से पिटते हुए वहाँ से दूर जा गिरते हैं। उन लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि आखिर उन लोगों पर हमला किसने किया है, क्योंकि वो लड़का अपनी जगह बिल्कुल खामोशी से खड़ा हुआ था। ना ही उसने कोई वेपन थ्रो किया, ना ही उसने किसी एनर्जी का इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि किन यू भी अपनी सोर्ड को ट्राई करके देख लेता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। वहां पर फिर एक के बाद एक डिसाइपल्स आना शुरू होते हैं, मगर वो लोग उस यिन यांग डायग्राम में ही फंस कर रह जाते हैं और बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद अपने साइड पर जाकर गिरते हैं और उन्हें भी पता नहीं चल पाता कि आखिर उन पर हमला कर कौन रहा है। अब तक जितने भी डिसाइपल्स आए थे वो अभी तक लिन शू के करीब तक नहीं जा पाए थे। इधर वो शोंग कहता है कि ब्रदर आखिर ये किस तरह के अटैक हैं? ये लड़का तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, तो फिर इसने इतने लोगों को कैसे हरा दिया? यहाँ तक कि इन सोल्जर्स में से कुछ तो लाइन आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। और फिर वहाँ पर मोशन अपनी 9 हेवन आई को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो उस लड़के की छुपी हुई पावर को देख सके कि आखिर वो कर क्या रहा है। मगर फिर वहाँ पर सेकंड प्रिंस आ जाता है और वो आते साथ ही कहता है कि अगर तुम लोग उसके स्वॉर्ड मूव्स को नहीं देख पा रहे तो बेहतर है कि तुम लोग उससे फाइट करने के लिए आगे मत जाओ। सेकंड प्रिंस के वहाँ पर आते ही सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं और सेवेंथ प्रिंसेस भी उसके पास चली जाती है। मगर वो सेकंड प्रिंस लिन शू से कहता है कि ब्रदर डाउजी तुमने आखिर ये स्वॉर्ड स्किल्स कहाँ से सीखे हैं? मुझे है कि तुम्हारा टाओइज्म स्वॉर्ड स्किल्स के लिए काफी फेमस है। तुम्हारे हाथों में जो ये विस्क है मुझे पूरा यकीन है कि ये एक स्वॉर्ड की तरह काम करता है। और ये यहाँ पर 5 मेडिसन रियलम के वॉरियर से प्रिंस रेजिडेंस के बाहर आ खड़ा है। मुझे लगता है कि इसका मुकाबला करने के लिए मुझे किसी फ्रंट लाइन वॉरियर को ही यहाँ पर बुलाना होगा। वो वॉरियर अब बहुत जल्द यहाँ पर पहुँचने वाला है। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से आसमान में बहुत ही जोरदार बिजली कड़कने लगती है और सब लोगों को दिखाई देता है कि वो लाइटनिंग बहुत ही जोर से जाकर जमीन पर हिट कर रही है। मगर वो वॉरियर एक जगह बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ है। देखते ही देखते उसके सामने यानकांग किंगडम का एक फ्रंट लाइन वॉरियर अपीयर होता है। उसका नाम कुन जियू था। वो वहां पर आते ही कहता है कि मैं किंग लोंग आर्मी का एक कमांडर हूँ और यहाँ पर ब्रदर डाउजी को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। मैं अपने स्वॉर्ड स्किल्स की वजह से खुद को 7 स्टार रियलम वॉरियर कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक 7 स्टार डिवाइन ड्रैगन भी मौजूद है। और मोशन को वहाँ पर लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वो लोग कहते हैं कि कुन जियू ये एक हाईएस्ट रैंकिंग का वॉरियर है। जेंग वुई और शाओ वुई वो दोनों ही 6 रैंकिंग के वॉरियर हैं। मगर यहाँ पर अगर कुन जियू को बुलाया गया है तो इसका मतलब ये है कि इसने बॉर्डर पर अपनी सर्विसेज बहुत ही अच्छी तरह से डिलीवर की होंगी, जिसकी वजह से ये 7th रैंकिंग की आर्मी में आ गया है। और मोशन कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि टाई एकेडमी कोई पढ़ने की जगह नहीं है बल्कि ये ट्रेनिंग की जगह है। यहाँ पर लोग आहिस्ता आहिस्ता हाईएस्ट रैंकिंग में जाते हैं और फिर जब ये लोग हाईएस्ट रैंकिंग अचीव कर लेते हैं तो फिर इन लोगों को जंग में भेज दिया जाता है। और फिर यहाँ पर कुन जियू वो अपने अपोनेंट से कहता है कि ब्रदर डाउजी मैं यहाँ पर अपने स्वॉर्ड मूव्स को यूज करने वाला हूँ जो कि ड्रैगन एलिमेंट फॉर्मेशन की तरह है और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास इस अटैक का कोई अच्छा सा जवाब होगा। मगर यहाँ पर डाउजी कहता है कि ब्रदर कुन मेरा नाम डाउजी नहीं बल्कि मेरा नाम लिन चुआन है। इतना कहने के साथ वो भी अपनी यिन यांग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर कुन वो अपनी स्वॉर्ड बॉल को बाहर निकालता है तो वहां से हजारों स्वॉर्ड्स बाहर निकल आती हैं और उसके साथ वो एक बहुत ही बड़ी ड्रैगन फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिसके साथ वहां पर एक बड़ा सा ज़ूरा ड्रैगन भी अपीयर होता है। वो पूरा का पूरा ड्रैगन असल में वाटर और स्वॉर्ड्स के साथ मिलकर बना हुआ था, जिसे देखते ही मोशन पहचान जाता है कि ये एक 100 डीमन डायग्राम फॉर्मेशन है जो कि 4 एलिमेंट पावर के साथ यूज की जाती है। यहाँ पर ये वॉरियर जैसे ही अपने उस ड्रैगन को उस वॉरियर की तरफ रिलीज करता है तो लिन शुआन फौरन से अपनी यिन यांग आई का इस्तेमाल करते हुए उस टेक्निक को अच्छी तरह से स्कैन कर लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि ब्रदर कुन तुम्हारी इस टेक्निक में भी कुछ वीकनेस है। कहने के साथ वो फौरन से अपने हाथ में मौजूद उस ब्रश को गोल गोल घुमाते हुए वहां पर एक यिन यांग शील्ड क्रिएट करते हुए उस ड्रैगन को और उन स्वॉर्ड्स को बहुत ही आसानी से वहां पर रोक लेता है। और उसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि वो एक इनविजिबल अटैक करता है, जिसके साथ वो उस ड्रैगन को और उन स्वॉर्ड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है।
जिसकी वजह से ब्रदर कुन जियू भी हर्ट होता है और उसकी वो पावरफुल टेक्निक भी लिन शुआन के अगेंस्ट काम नहीं आती। मगर लिन शुआन कहता है कि नेशनल टीचर ने जो ये सोर्ड स्किल्स क्रिएट किए हैं ये कमाल के हैं, मगर बदकिस्मती की बात ये है कि तुम खुद नेशनल टीचर नहीं हो। उसे वहां पर हारता हुआ देखकर उसके जूनियर्स बिल्कुल डर जाते हैं और कहते हैं कि कुन जियू 7th रैंकिंग का वॉरियर भी हार गया है। जिस पर वो सेकंड प्रिंस कहता है अच्छा तो ये कुन जियू के अटैक्स को भी अच्छी तरह से देख सकता है। पता नहीं आखिर ब्रदर डाओजी ने किस तरह की कल्टीवेशन की है। और यहाँ पर वो 7th प्रिंसेस मोशन से जाकर कहती है कि क्या तुम इसे हरा सकते हो। ये सुनते ही डाओजी फौरन से मोशन की तरफ देखता है। उसे पता चल जाता है कि मोशन के पास कोई खास विजुअल पावर है। जिसके बाद हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपने एक मास्टर को कह रहा होता है कि डान यांगजी ने वहां पर एक पावरफुल पर्सन को देखा है। उसके पास 2 एक्स्ट्रा आई पपिल मौजूद हैं, यानी कि वो बहुत ही आसानी से मेरी टेक्निक्स को डिटेक्ट कर सकता है। मगर उसका मास्टर कहता है कि अपने हार्ट को बिल्कुल शांत रखो जैसे कि पानी होता है, चाहे उस पर कितना भी कोई भी असर क्यों ना हो वो बिल्कुल शांत ही रहता है। मास्टर यान कांग वो गॉड्स के अंडर में फर्स्ट पर्सन है जिसने दुनिया में मौजूद जितने भी पावरफुल जीनियस डिसाइपल्स थे उन्हें अपने पास इकट्ठा किया है। और अगर उसके पास इस तरह का कोई लड़का मौजूद है तो फिर इसमें कोई अजीब बात नहीं है। और यहाँ पर मोशन कह रहा होता है कि अगर हम लोग ये बैटल माउंटेन गेट पर लड़ेंगे तो ये लड़का का 6 डायरेक्शन ट्रेजर को बहुत ही आसानी से सील कर सकता है, यानी कि इसमें और मुझ में बस 50-50 का ही चांस है। मगर सिस्टर यू कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम सीनियर कुन जियू से ज्यादा ताकतवर हो। पता भी है ना कि उनकी रैंकिंग क्या है, वो एक 7 स्टार वॉरियर हैं। और फिर वहां पे वो सीनियर डिसाइपल कहता है कि अगर तुम्हारी लड़ाई इतनी अच्छी ना हुई और तुम हार गए तो फिर क्या होगा, तुम्हारे जीतने के आखिर चांसेस ही क्या हैं? तो मोशन कहता है कि लाइफ एंड डेथ के लिए स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। इस लड़के का मुझसे जीतने का तो कोई भी चांस नहीं। यकीन जानो मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। ये बात सुनकर वो लोग भी थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।